हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 3rd। तो ये 4th यूनिट का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ना है आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजक आबंध। तो आप इसे आयनिक आबंध या आयनिक बंध भी कह सकते हैं, और विद्युत संयोजक आबंध या विद्युत संयोजक बंध भी कह सकते हैं। आयनिक बंध को इंग्लिश में भी हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आप आयोनिक बॉन्ड कह सकते हो। और विद्युत संयोजक आबंध को आप इंग्लिश में कह सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल ध्यान से हमें समझना है। देखो, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि यदि हम बंध की बात करते हैं ना, बंध की, बंध, बंध कह दो या आबंध कह दो, या फिर आप कह सकते हो बॉन्ड। तो किसी अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, वे परमाणु जिन आकर्षण बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उन आकर्षण बलों को हम कहते हैं रासायनिक बंध। क्या कहते हैं? रासायनिक बंध। तो बंध में यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रासायनिक बंध की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक बंध क्या होते हैं। ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि रासायनिक बंध का क्या मतलब होता है। रासायनिक बंध का मतलब होता है किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु जिन आकर्षण बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड्स। पर इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखना और बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात का ध्यान रखना यह जरूरी है कि ये जो रासायनिक बंध होते हैं ना, रासायनिक बंध में एक खासियत होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यानी सक्रिय भागीदारी। अर्थात या तो दो परमाणु जिनके बीच रासायनिक बंध बनता है, उन दो परमाणुओं के बीच या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा होगा, और या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन का या तो दो परमाणुओं के बीच आदान प्रदान यदि होगा, और या फिर उन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो इस प्रकार बनने वाले बंध को हम कहते हैं रासायनिक बंध। मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी होना बहुत जरूरी है, जब ही आप उसे रासायनिक बंध कहोगे। और यदि हम रासायनिक बंध की बात करते हैं ना, तो रासायनिक बंध कह दो या केमिकल बॉन्ड कह दो, केमिकल बॉन्ड की ये दो परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की है कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु जिन आकर्षण बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे रासायनिक बंध कहते हैं। या फिर मैंने आपको बताया कि रासायनिक बंध में कम से कम दो बातें होनी जरूरी है कि या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो, या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। अब देखो, एक बात बताता हूं आपको बहुत बढ़िया। यदि आप रासायनिक बंध की बात करते हो, तो रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आपको ध्यान रखना है, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और ये तीन प्रकार में हमें तीनों प्रकार पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में है। जो सबसे पहला प्रकार हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है आयनिक बंध, जो आज का हमारा टारगेट है। आयनिक बंध कह दो, या फिर आप कह सकते हो विद्युत संयोजक बंध। विद्युत संयोजक बंध। तो सबसे पहले तो हमें इसे पढ़ना जरूरी है, आयनिक या विद्युत संयोजक बंध। बंध कह दो या आबंध कह दो, एक ही बात होती है। आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमें बंध पढ़ना होता है, रासायनिक बंध, मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहले आयनिक या विद्युत संयोजक बंध, दूसरा होता है सह संयोजक बंध।
सहसंयोजक, या इंग्लिश में इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजक बंध हमें पढ़ना है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर हमें पढ़ना है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। तो ये तीनों प्रकार के जो बंध है ना, इन्हें ही हम कहते हैं रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड। इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों बंध में एक खासियत होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, सक्रिय भागीदारी होती है। यानी दो परमाणुओं के बीच या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। उपसह संयोजक बंध को आप इंग्लिश में कहते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या डेटिव बॉन्ड भी कहते हो, या सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हो। इसके बहुत सारे नाम हैं। सभी नामों को हम डिस्कस करेंगे जब इन तीनों को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बंध का मतलब ये है कि बंध में सबसे पहला प्रकार जो हमें पढ़ना है वो रासायनिक बंध है। और रासायनिक बंध उस बंध को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो दो परमाणुओं के बीच आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो दो परमाणुओं के बीच। और ये रासायनिक बंध होते हैं तीन प्रकार के, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। पर आपको एक बात बताता हूं, इन तीन बंधों के अलावा भी कुछ बंध और हैं जो हमारे सिलेबस में है। और कौन कौन से बंध हैं? वे जितने भी बंध होंगे उन बंध को मैं रासायनिक बंध इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि उन बंधों में दो परमाणुओं के बीच ना तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और ना तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो उन बंधों में जो सबसे पहला प्रकार है आप उन्हें कह सकते हो कि वह रासायनिक बंध नहीं है। उसमें हमें सबसे पहला प्रकार जो पढ़ना है, ए करके लिखता हूं, एक पढ़ना है हमें हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध भी एक ऐसा बंध होता है कि इसमें परमाणुओं के बीच ना तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और ना तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, फिर भी परमाणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होगी, ना आदान प्रदान होगा। इसलिए मैं हाइड्रोजन बंध को कोई रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड नहीं कह सकता हूं। एक हमारे कोर्स में है धात्विक बंध। धात्विक बंध, जिसे आप मेटेलिक बॉन्ड भी कह सकते हो। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मेटेलिक बॉन्ड है। ये धातुओं के परमाणुओं के बीच लगता है और इसमें भी दो परमाणुओं के बीच ना तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है ना ही आदान प्रदान होता है। इसलिए इसे भी आप रासायनिक बंध नहीं कह सकते हैं। और एक हमें पढ़ना है वांडरवाल्स। वांडरवाल्स बंध। वांडरवाल्स बंध। तो ये 6 प्रकार के बंध हमारे कोर्स में है। भाई बंध का मतलब तो आकर्षण बल होता है। बंध का मतलब क्या होता है? आकर्षण बल। अब आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी के कारण यदि लग रहा है तो उस आकर्षण बल को आप रासायनिक बंध कहोगे। और यदि आकर्षण बल परमाणुओं के बीच लग तो रहा है पर उन परमाणुओं के बीच ना तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और ना तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ऐसे आकर्षण बल को आप रासायनिक बंध नहीं कह सकते हो। इन तीन बंधों को आप अरासायनिक बंध कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनमें ना तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है ना साझेदारी है। पढ़ना इन्हें भी है, बंध ये भी है। और रासायनिक बंध में मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले तो है आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, जो आज का हमारा टारगेट है। दूसरा है सह संयोजक बंध और तीसरा है उप सह संयोजक बंध। हम इन सबको भी बारी बारी से पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हमें 6 तरह के बंधों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। आयनिक या विद्युत संयोजक बंध ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो हमें पढ़ना है बेटे, आज का हमारा टारगेट है आयनिक बंध। आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, आयनिक बंध। या आयनिक बंध को हम कह सकते हैं अथवा करके लिखते हैं, अथवा विद्युत संयोजक, अथवा विद्युत संयोजक बंध।
विद्युत संयोजक बंध कह दो या आबंध कह दो, एक ही बात है। आप बंध भी कह सकते हो, आबंध भी कह सकते हो। अच्छा, एक बात और है, ये जो आयनिक बंध है, इंग्लिश में इसे आप कहोगे आयनिक, IONIC, आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड, और माने क्या होता है, अथवा। आयोनिक बॉन्ड और विद्युत संयोजक आबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध क्या होता है। देखो मैं बताता हूं आपको, बहुत आसान सी बात है, एकदम से समझ में आ जाएगी आपके। आपको पता है कि यदि आपके पास कोई धातु परमाणु होता है ना, तो धातु परमाणु की खासियत यह होती है कि उसकी आदत होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की। मान लो आपके पास एक धातु परमाणु है ए। ए कोई कैसा तत्व है, धातु है, धातु परमाणु है ए, और इसे जुड़ना है, इसे संयोग करना है किसी दूसरे परमाणु बी के साथ, और बी जो परमाणु है वो है अधातु। तो आपको सबको पता है, मैंने सिखा भी रखा है कि धातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है, और अधातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो यहां क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन धातु से अधातु में ट्रांसफर होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, धातु में से निकलेगा और अधातु में प्रवेश कर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु की बाहरी कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो दो इलेक्ट्रॉन, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि किसी की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेगा थोड़ा ही, वो तो एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैं जब तो उसे कह रहा हूं कि वो धातु है। और यदि ए की बाहरी कक्षा में, ये ए क्या है, धातु, यदि ए की बाहरी कक्षा में हुए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 करने के लिए क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा थोड़ा ही, ये तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो तब भी इसने इलेक्ट्रॉन दिए। और यदि ए की बाहरी कक्षा में हुए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा थोड़ा ही, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो धातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, त्यागने की, डोनेट करने की, ठीक है। तो धातु परमाणु ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलेंगे, और अधातु परमाणु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, क्योंकि अधातु परमाणु की खासियत यह है कि उसकी बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 7 होंगे। यदि उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन निकालने का नहीं, वो क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, 5 और 3 8। तो उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं अधातु। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है, इसलिए हम उसे कहते हैं अधातु। और यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही तो, न कि 6 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो तभी हम उसे कह रहे हैं कि वो अधातु है। और यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए क्या करेगा, वो 7 तो उसकी बाहरी कक्षा में है ही, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा, और हो जाएंगे उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो धातु परमाणु की खासियत यह होती है कि उसकी आदत होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, त्यागने की, देने की। और अधातु परमाणु की खासियत यह होती है कि उसकी आदत होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो जब कोई धातु परमाणु किसी अधातु परमाणु के साथ जुड़ने के लिए आएगा, संयोग करने के लिए आएगा, तो इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु से निकलकर अधातु परमाणु में प्रवेश करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे या 2 या 3, ठीक है। तो धातु परमाणु से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो धातु के ऊपर आ जाएगा धन आवेश, तो ये तो बन जाएगा धन आयन या धनावेशित परमाणु कह दो आप। और बी के ऊपर आ जाएगा ऋणावेश, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया है। तो इन धन आवेशित और ऋण आवेशित परमाणुओं या आयनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा ना, यहां जो आकर्षण बल लगेगा भाई, ये इसकी तरफ को खींचेगा और ये इसकी तरफ को खींचेगा। आपको पता है भौतिक विज्ञान में आप पढ़ते हो, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर धनावेश है, इसके ऊपर ऋणावेश है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जब इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा, ये जो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, इस आकर्षण बल का नाम ही
विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध है, तो मैं इसे ही कहूंगा कि यही है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये क्या है? ये एक आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल। तो दो आयनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल को ही हमने आयनिक बंध कहा है। अब ये आयन कैसे बने? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बने, ट्रांसफर के कारण। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? धातु परमाणु से अधातु परमाणु में ट्रांसफर हुआ। ठीक है, क्लियर हुई ये सारी बात। तो यदि आपसे कोई पूछता है ना आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजक आबंध किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, यहां से लिखते हैं, चलो आप लिखोगे, जब कोई धातु परमाणु, जब कोई धातु परमाणु किसी, जब कोई धातु परमाणु किसी अधातु परमाणु से, अधातु परमाणु से संयोग, अधातु परमाणु से संयोग करता है, अधातु परमाणु से संयोग करता है, तो धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, धातु परमाणु से, यहां से निकला है ना इलेक्ट्रॉन, धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधातु परमाणु में, अधातु परमाणु में प्रवेश कर जाता है। धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधातु परमाणु में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण क्या हुआ था बताओ? धातु परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ बताओ? जिसके कारण धातु परमाणु, जिसके कारण धातु परमाणु, कैसा आवेश आया धातु परमाणु पर बताओ? धातु परमाणु धनावेशित, धातु परमाणु कैसा हो गया? धनावेशित। वह अधातु परमाणु, वह अधातु परमाणु कैसा हुआ बताओ? अधातु परमाणु ऋणावेशित या नेगेटिवली चार्ज्ड, ऋणावेशित हो जाता है। अब एक बात बताओ मुझे, जब धातु परमाणु धनावेशित हो गया है और अधातु परमाणु ऋणावेशित हो गया है, ये विपरीत आवेशित, ये विपरीत आवेशित परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये विपरीत आवेशित परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पता है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को ही, इस आकर्षण बल को ही, इस आकर्षण बल को ही विद्युत संयोजक, विद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? विद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहते हैं। तो ये होता है आयनिक बॉन्ड। यहाँ जो है ना, ध्यान रखना, मैंने जो समझाया था एक लाइन खींच लेना आप अपने नोट्स में, जब नोट्स बनाओगे। बताया मैंने कि धातु परमाणु और अधातु परमाणु आपस में संयोग करने के लिए आए, इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु से निकला और अधातु परमाणु में प्रवेश कर गया। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर धनावेश आ जाता है, यानी धातु परमाणु तो हो गया है धनावेशित,
और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश। ये सारी चीजें सिखा रखी हैं आपको, कैसे आ जाता है धनावेश, कैसे ऋणावेश। यदि आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ते हो ना, और किसी भी यूनिट के एक एक वीडियो को सीक्वेंस में देखते हो, तो आपको ये बातें सारी पता होंगी, बिल्कुल पक्की बात है। और यदि आप डेफिनेट सीक्वेंस में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बेटे समस्या आएगी, पक्की बात है, ये भी पक्की बात है। तो मतलब धातु से इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए धातु परमाणु के ऊपर आया धनावेश, और अधातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया, इसलिए अधातु परमाणु के ऊपर आया ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश विपरीत आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब बात ये आई कि सर यदि ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ गया, मान लो अति लघु उत्तरीय में आ गया कि आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध की केवल परिभाषा लिखो, तो हमें इतनी लिखनी है क्या? तो आप इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक तरीका, अच्छा चलो और बताता हूं, यहां लिखते हैं अर्थात देखो एक और छोटी सी परिभाषा बताऊंगा। यहां इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? स्थानांतरण। अर्थात यहां से लिखते हैं संयोग करने वाले अर्थात जुड़ने वाले, संयोग करने वाले दो परमाणुओं, संयोग करने वाले दो परमाणुओं के बीच, संयोग करने वाले दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। बताओ, स्थानांतरण तो सही है ना? स्थानांतरण माने आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं आदान प्रदान के कारण, स्थानांतरण के कारण बनने वाला बंध, स्थानांतरण के कारण बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है या आयनिक बंध होता है, ऐसे लिख दो आप। तो इस छोटी सी परिभाषा को भी आप लिख सकते हो। ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई ना, छोटी सी परिभाषा, इसे भी आप लिख सकते हो। संयोग करने वाले दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण अर्थात आदान प्रदान के कारण बनने वाला बंध क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूं, चलो बहुत बढ़िया। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध किसे कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच यदि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, तो स्थानांतरण के कारण जो दोनों परमाणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा, जो बंध बनेगा, उस बंध को हम कहते हैं आयनिक बंध। ठीक है, या विद्युत संयोजक बंध। अच्छा एक चीज बताता हूं, बहुत बढ़िया। ये जो विद्युत संयोजक बंध होता है ना, विद्युत संयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध बनाने वाले जो यौगिक होते हैं ना, बनाने वाले यौगिक, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें विद्युत संयोजक बंध होता है। ठीक है। एक इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करो, कभी आप इसका मीनिंग सही ना निकाल पाओ। विद्युत संयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध वाले यौगिक, ऐसे लिखते हैं। विद्युत संयोजक बंध वाले यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच कौन सा बंध हो? विद्युत संयोजक बंध हो। ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं विद्युत संयोजक यौगिक। ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? विद्युत संयोजक यौगिक। मतलब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो आपको जवाब दे देना है कि विद्युत संयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें विद्युत संयोजक बंध पाए जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब इन्होंने बताया है, यदि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए
कि वे यौगिक जिनमें विद्युत संयोजक बंद होते हैं, ठीक है, जिनके परमाणु आपस में जुड़े होते हैं विद्युत संयोजक बंध द्वारा। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, चलो आपको, बहुत अच्छी। मान लो आपके पास कोई विद्युत संयोजक यौगिक है, मान लो आपके पास क्या है, विद्युत संयोजक यौगिक है, लिखता हूं विद्युत संयोजक यौगिक, और आपने उस विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोल दिया है, ठीक है, किसमें घोल दिया है, जल में। तो हमने लिखा है कि विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर वे क्या होगा, उनका बताओ, वे आयनों में टूट जाएंगे बेटे, वे आयनों में टूट जाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यदि आप किसी विद्युत संयोजक यौगिक को पानी में घोल दोगे तो वो क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां कोमा लगाते हैं, इसलिए इन्हें का मतलब विद्युत संयोजक यौगिकों को, इन्हें आयनिक यौगिक भी कहते हैं, इन्हें आयनिक यौगिक भी कहते हैं। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। मतलब यदि आपसे कोई पूछता है विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जिन यौगिकों के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं विद्युत संयोजक बंध द्वारा या आयनिक बंध द्वारा, ठीक है। और यदि कोई आपसे पूछता है कि विद्युत संयोजक यौगिकों को आयनिक यौगिक क्यों कहते हैं, तो आप कहोगे आयनिक यौगिक कहने का कारण यह है कि जब किसी विद्युत संयोजक यौगिक को हम पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने के बाद वो आयनों में टूट जाता है, और जब वो आयनों में टूट रहा है इसका मतलब वो आयनों से मिलकर ही बना है। भाई आयनों से मिलकर ही तो बना है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। धनायन और ऋणायनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसे ही तो हमने विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहा था। तो आयनिक यौगिक कहो या विद्युत संयोजक यौगिक कहो, एक ही बात है। आयनिक बंध कहो या विद्युत संयोजक बंध कहो, एक ही बात है। आप इस जवाब को दे सकते हो कि जब किसी विद्युत संयोजक यौगिक को पानी में हम घोलते हैं तो वो विद्युत संयोजक यौगिक आयनों में टूट जाता है, और वो आयनों में टूट जाता है इसका मतलब वो आयनों से मिलकर ही बना है, और जब वो आयनों से मिलकर बना है तो भी हम उसे कह सकते हैं आयनिक यौगिक। क्या कह सकते हैं, आयनिक यौगिक कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, बहुत अच्छी। यहां हेडिंग लिखते हैं नोट। ये जो पॉइंट्स मैं आपको नोट में लिखवाता हूं या राइट साइड में ब्लॉक में लिखवाता हूं, ये मुझे ब्लॉक ही बनाना चाहिए था, यहाँ ब्लॉक बनाना चाहिए था, एक रेखा खींचनी चाहिए थी। आप कर लेना, बॉक्स बना लेना अलग से। जो चीज आप नोट में या ब्लॉक में लिखते हो ना, जो मैं लिखवाता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ध्यान रखना इस चीज का। वो अलग कलर के पेन से लिखना चाहिए हमेशा ही। इस चीज को अलग कलर के पेन से लिखना चाहिए, जो राइट साइड में मैं ब्लॉक बनवाता रहता हूँ, और जो नोट में मैं लिखवाता हूँ इसे भी अलग कलर के पेन से ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी आपको। क्या बताना था, मुझे बताना था कि कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला देखो, विद्युत संयोजकता। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, विद्युत संयोजकता का क्या मतलब है। देखो मैं बताता हूं। आयनिक बंध बना है, इन दो परमाणुओं के बीच क्या बना है, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध बनते समय क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसमें से, धातु में से एक इलेक्ट्रॉन निकले। कितना इलेक्ट्रॉन निकले, एक। यदि आयनिक बंध बनते समय किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो मैं कहूंगा उस परमाणु की विद्युत संयोजकता, ये हेडिंग क्या है, विद्युत संयोजकता, उस परमाणु की विद्युत संयोजकता एक है। यदि आयनिक बंध बनाते समय किसी परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं या 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहां से तो निकलेंगे और ये अधातु परमाणु ग्रहण करेगा। तो जब 2 परमाणुओं के बीच आयनिक बंध बनता है तो इस प्रोसेस में, इस क्रिया में, आयनिक बंध बनने की क्रिया में किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना, इसका तो होगा आदान, ये तो आदान करेगा, ग्रहण करेगा, और ये करेगा प्रदान, ठीक है।
कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा, मींस जितने इलेक्ट्रॉन देगा या जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कहते हैं विद्युत संयोजकता। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजकता। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो मतलब कहने की बात यह है कि आयनिक बंध बनाते समय या आयनिक बंध बनने की क्रिया में, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। आयनिक बंध बनाते समय किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान होता है, आदान माने ग्रहण करना, अधातु करेगा, प्रदान माने देना, धातु करेगा, आदान या प्रदान होता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की क्या कहते हैं? विद्युत संयोजकता कहते हैं। उस परमाणु की विद्युत संयोजकता कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कभी कभी, ध्यान रखना है आपको। तो इसे कहते हैं विद्युत संयोजकता। वो जितने इलेक्ट्रॉनों को देगा या कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, लेगा, उन इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को हम कहते हैं विद्युत संयोजकता। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजक बंध का मतलब है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, अर्थात आदान प्रदान के कारण बनने वाला बंध। कैसे बनता है ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी, और कुछ अच्छे अच्छे से पॉइंट भी मैंने आपको बताए हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तो बहुत कुछ है मेरे मन के अंदर जो आपको बताना है। ठीक है, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा, अब हमें समझने हैं आयनिक यौगिकों के या विद्युत संयोजक यौगिकों के उदाहरण। ठीक है, आयनिक बंध कहाँ बनता है उसके उदाहरण देखने हैं। और उदाहरण देखने से पहले चलो एक बात बताता हूं आपको, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको बिल्कुल भी। एक बात और सीख लो, हेडिंग लिखते हैं नोट। देखो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यदि मैं कहूं कि मेरे पास परमाणु है क्लोरीन का, तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को पता है क्लोरीन की बाहरी कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें कुछ मुख्य परमाणुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मुख्य तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो ज्यादातर यौगिक बनाते हैं, और वे होते हैं एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व। जैसे मैं आपको कहूं कि चलो हम चलते हैं संशोधित आवर्त सारणी के अनुसार, जो मोजले ने दी थी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बाद जो दूसरी आवर्त सारणी थी वो मोजले ने बनाई थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई थी। उसका नाम रखा था मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। उसके अनुसार यदि आप चलते हो तो यहां मैं लिखूंगा पहला वर्ग, और यहां लिखूंगा दूसरा वर्ग, और यहां लिखूंगा तीसरा वर्ग, और चौथा वर्ग, और पांचवा वर्ग, और फिर उसके बाद छठा वर्ग, छठे वर्ग के तत्व, और फिर सातवें वर्ग के तत्व, और फिर शून्य वर्ग के तत्व। ये हम संशोधित आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। ए और बी मैंने नाम नहीं लिखा है। ठीक है, अब यदि मैं कहूं कि दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी की बात करते हैं, चलो। दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी जो रॉन्ग, बर्नर और बरी ने दी थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी दी थी। और यहां ये पहला वर्ग है दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार, ये है दूसरा वर्ग, और ये है 13वां वर्ग। 13वां वर्ग है ये। ठीक है, ये 14वां वर्ग है, ये 15वां वर्ग है, और ये 16वां वर्ग है, और ये है 17वां वर्ग, और ये है 18वां वर्ग।
ठीक है। अब देखो, यदि मैं आपको कहूं कि पहले वर्ग में आपको कौन कौन से तत्व याद रखने हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो पहले वर्ग में आपको याद रखना है HLiNaK, सिर्फ इतने याद रखो, HLiNaK। और दूसरे वर्ग में याद रखो BeMgCa, बस इतने याद रखो। तीसरे वर्ग में आपको ध्यान रखने हैं, तीसरे वर्ग में आपको ध्यान रखने हैं बोरोन और एल्यूमिनियम। अब चौथे वर्ग में आ जाओ, कार्बन और सिलिकॉन, सिर्फ इन्हें याद रखो, इनकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। कहां पड़ेगी जरूरत, कैसे पड़ेगी, देखो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब आ जाओ आप 5वें वर्ग या 15वें वर्ग पर, नाइट्रोजन और फास्फोरस ध्यान रखने हैं। और 16वें वर्ग पर ऑक्सीजन और सल्फर याद रखने हैं। 17वें वर्ग पर 16 कह दो या 6 कह दो, एक ही बात है। 17वें वर्ग में आपको ध्यान रखने हैं FCl, Br और I, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 0 वर्ग या 18वां वर्ग, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको HeNeArKr, इनकी जरूरत पड़ेगी। XE की भी पड़ जाती है कभी कभी। अब देखो, ये तो कम से कम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इन तत्वों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। कैसे याद रखना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूं। पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं, इनकी सबकी बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमें लुईस प्रतीक की जरूरत पड़ेगी। देखो अब बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं, इनकी बाहरी कक्षा में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तीसरे वर्ग या 13वें वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 3 3 इलेक्ट्रॉन है। चौथे वर्ग या 14वें वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 4 4 इलेक्ट्रॉन, इनकी बाहरी कक्षा में 5, इनकी 6, इनके 7 और इनकी 8, इस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब लिखता हूं मैं उदाहरण। देखो यहां हेडिंग लिखते हैं, हम एक हेडिंग लिखते हैं, आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिकों के उदाहरण। आयनिक यौगिक पता है ना आपको किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके परमाणु आपस में आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध द्वारा जुड़े हो, उन्हें कहते हैं आयनिक यौगिक। क्योंकि वे पानी में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं ना, इसलिए आयनिक यौगिकों के उदाहरण पढ़ने बहुत जरूरी है, जब ही समझ में आएगा आपको आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध क्या है। इसमें सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम NaCl का, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं NaCl। NaCl का नाम पता है ना आपको क्या होता है? NaCl का नाम होता है, Na माने सोडियम और Cl माने क्लोराइड। NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। और ये नाम मैंने आपको सिखा रखे हैं। ठीक है, कहां सिखा रखे हैं, सुन लो ध्यान से। यदि आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, तो क्लास 12 की प्लेलिस्ट में एक यूनिट मिलेगी आपको, पी ब्लॉक तत्व। और पी ब्लॉक तत्व वाली यूनिट की प्लेलिस्ट में जाना आप, और उसमें जो सबसे पहला वीडियो है, नंबर 0 करके लिख रखा है मैंने उसे। ठीक है, वो जो सबसे पहला वीडियो है उसका टाइटल है अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और उस वीडियो का आप देख लो एक बार, फिर समस्या नहीं आएगी कि NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड क्यों है, समझ में आ जाएंगी सारी बातें। देखो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक यौगिक है। क्यों है देखो अभी समझा रहा हूं इसके बारे में। यदि आप सोडियम को देखते हो ना, सोडियम को, तो सोडियम पहले वर्ग का तत्व है, देखो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। जब पहले वर्ग का तत्व है तो इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। और Cl को देखो, Cl कौन से वर्ग का है? Cl है 17वें का या 7वें का। इसकी बाहरी कक्षा में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहां में 7 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे एक बात बताओ, जब दो परमाणुओं को आप पास पास बनाते हो ना, और उनके लिखते हो लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक उसे कहते हैं जब किसी परमाणु का संकेत आपने लिख दिया और संकेत के साथ आपने दिखा दिए इलेक्ट्रॉन, उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें सारी दुनिया कहती है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कहती है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन।
तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब आप बनाते हो तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन यदि आपने डॉट से बनाए हैं यानी बिंदुओं से बनाए हैं, तो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपको क्रॉस से बनाने चाहिए। बराबर बराबर जो परमाणु आप रखते हो ना, उनके इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। यदि इसका इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से बनाया है तो इसके इलेक्ट्रॉन बना दिए क्रॉस से, और यदि मैं इसके क्रॉस से बनाता तो इसके दिखाता मैं डॉट से। कोई कुछ भी काम कर सकते हो आप। तो इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने हैं? 7। तो क्या होगा, जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है वो 7 लेगा थोड़ा ही, वो तो एक देगा। तो क्या होगा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा क्लोरीन को, इसकी बाहरी कक्षा में 7 है, इसे तो एक चाहिए, इसे तो एक देना है। तो होगा क्या, ये जो सोडियम का परमाणु है इसके ऊपर आ जाएगा धनावेश। कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश। और ये जो Cl का परमाणु है इसके ऊपर आ जाएगा ऋणावेश। तो यहाँ धनावेशित परमाणु और ऋणावेशित परमाणुओं के बीच लगेगा एक आकर्षण बल, एक एट्रैक्शन, और इस आकर्षण बल का नाम ही आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध है। और इस आयनिक बंध के होने के कारण ही NaCl एक आयनिक यौगिक है या विद्युत संयोजक यौगिक है। तो NaCl इस तरीके से बनता है। उसके बाद एक एग्जांपल चलो और लेते हैं, हम बात करते हैं KCl की। K माने पोटेशियम और Cl माने क्लोराइड। तो पोटेशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पोटेशियम देखो कहाँ है? पहले वर्ग में है। पहले वर्ग में है तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। लो इस बार मैंने क्रॉस से दिखा दिया इसका इलेक्ट्रॉन। और Cl कौन से वर्ग में है? 7वें या 17वें वर्ग में है। तो इसकी बाहरी कक्षा में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, जिसके कारण K के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और इनके बीच जो आकर्षण बल यहाँ लगेगा, ये जो आकर्षण बल लगेगा, इस आकर्षण बल का नाम ही आयनिक बंध है, आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। और इनके बीच आयनिक बंध काम कर रहा है दोनों परमाणुओं को जोड़ने के लिए। इसलिए KCl को हम कहेंगे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। अच्छा एक एग्जांपल और देखो आप। यदि मैं आपको कहूं कि चलो इस यौगिक को देखते हैं CaCl2 को, कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां कैल्शियम कौन से वर्ग का है? कैल्शियम है, ये देखो कैल्शियम कौन से वर्ग का है? दूसरे का है। तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 जुड़े हुए हैं इसके ऊपर क्लोरीन। तो क्लोरीन एक तो इधर जोड़ देंगे और एक तो इधर। क्लोरीन देखो कौन से वर्ग का है? क्लोरीन है 7वें वर्ग या 17वें वर्ग का। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 लेगा थोड़ा ही, ये तो अपने दोनों निकाल लेगा। इसी काम को करने में ज्यादा फायदा है। एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। तो बताओ कैल्शियम के ऊपर कैसा आवेश आया? 2 इकाई धनावेश आया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना इसमें से, एक तो ये वाला निकला है, एक तो ये वाला। तो कैल्शियम के ऊपर आया 2 इकाई धनावेश, और इस Cl के ऊपर 1 इकाई ऋणावेश, और इस Cl के ऊपर भी 1 इकाई ऋणावेश। तो यहां भी क्या बना है? यहां भी आयनिक बंध बना है। देखो माइनस और प्लस आकर्षित करेंगे, और यहां भी आयनिक बंध बना है। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो मैं बताता हूं। Ca डबल पॉजिटिव और साथ में 2 बने Cl नेगेटिव, ऐसे भी दिखा सकते हो आप। Ca डबल पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, या एक Cl नेगेटिव इधर दिखा दो, एक इधर दिखा दो। या फिर Ca डबल पॉजिटिव यहां दिखाओ, एक Cl नेगेटिव थोड़ा यहां लिखो और एक Cl नेगेटिव यहां लिखो, मर्जी आपकी, चाहे कैसे दिखाओ आप। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो एक एग्जांपल हमें देखना है CaCl2 का भाई MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम चेक करो कौन से वर्ग का है। मैग्नीशियम ये रहा, दूसरे वर्ग का है। तो मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक ये दिखा दो, एक ये। और Cl 7वें का है, 1 2 3 4 5 6 7। ये Cl भी 7वें का है, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम ने कहा ले भाई, इसे कहा ले भाई। अब क्या हुआ ये
कि यहाँ Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज और इस Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी आयनिक बॉन्ड बना है और यहाँ भी आयनिक बॉन्ड बना है। आप इसे भी ऐसे दिखा सकते हो, Mg के ऊपर तो आप डबल पॉजिटिव चार्ज दिखाओ और यहाँ लिख दो 2Cl नेगेटिव ब्रैकेट में, कि एक Mg डबल पॉजिटिव के साथ जुड़े हुए हैं दो, कौन जुड़े हुए हैं, दो Cl नेगेटिव। अच्छा चलो, हर जगह Cl ही Cl आ रहा है, एक एग्जांपल चेंज करो, कुछ Cl के अलावा कुछ और लो। इसे लेते हैं चलो Na2S। Na2S का नाम बता सकते हो? Na माने सोडियम, S माने सल्फाइड, इसका नाम सोडियम सल्फाइड है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई तो इसे कहता है सोडियम सल्फेट, कोई कहता है सोडियम सल्फाइट, कोई कहता है सोडियम सल्फाइड। तो इसका नाम सोडियम सल्फेट होगा या सोडियम सल्फाइड होगा या सोडियम सल्फाइट होगा। इस चीज को, इस कंफ्यूजन को तो दूर करना पड़ेगा ना आपको, कि इसे मैं सल्फेट बोल लूं या सल्फाइट बोल लूं या सल्फाइड बोल लूं। और ये कंफ्यूजन दूर आपका वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी बताया था। आपको 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और उसमें पी ब्लॉक तत्व वाली प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, और पी ब्लॉक तत्व वाली प्लेलिस्ट में घुसो और सबसे पहला वीडियो देखो, वीडियो नंबर 0 लिखा हुआ है उसके ऊपर, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और उस वीडियो को देख लोगे तो इनके सबके यौगिकों के नाम आपको समझ में आएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि वो एक फंडामेंटल चीज है, वो देखना बहुत जरूरी है। देखो Na2S सोडियम सल्फाइड है, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड। अब यदि सोडियम सल्फाइड को देखते हो तो इसमें दो सोडियम है, एक सल्फर है। एक सोडियम यहां बना दिया मैंने, ये सल्फर बना दिया और ये सोडियम बना दिया। अब सोडियम को चेक करूंगा कौन से वर्ग का है। सोडियम तो पहले वर्ग का है, तो इसकी बाहरी कक्षा में तो एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसकी बाहरी कक्षा में सोडियम की एक इलेक्ट्रॉन। सल्फर को चेक करो, सल्फर, ये रहा सल्फर, देखो कौन से वर्ग का है, छठे या 16वें का। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, 7 लेगा थोड़ा ही, एक देगा, सोडियम सल्फर को दे देगा कि तुझे जरूरत है ले ले भाई, तुझे जरूरत है ले ले भाई। हुआ क्या, सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, यहां सल्फर के ऊपर आया डबल नेगेटिव चार्ज। क्यों आया डबल नेगेटिव, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो डबल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ सोडियम के ऊपर भी, इस वाले सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ भी आकर्षण लगेगा, यहाँ भी आकर्षण, ये भी आयनिक बॉन्ड है और ये भी आयनिक बॉन्ड है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो कि दो तो है Na पॉजिटिव और उनके साथ जुड़ा हुआ है S डबल नेगेटिव, तो ये होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी है जगह, ये लेते हैं चलो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को चेक करो, कैल्शियम कौन से वर्ग का है, दूसरे वर्ग का है, तो बाहरी कक्षा में इसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन कौन से वर्ग का है, छठे या 16वें का, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 देने हैं, इसे 2 की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी गया और ये भी गया, दोनों इलेक्ट्रॉन गए। तो होगा क्या, कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा डबल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा डबल नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच लगेगा एक आकर्षण बल। उस आकर्षण बल को हम कहेंगे आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। ये बंध जो होता है ना, ये एक आकर्षण बल ही तो होता है, और इसलिए क्योंकि इनके बीच में आयनिक बंध बन रहा है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहेंगे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि बंध किसे कहते हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के बंध आपको बताए हैं। एक तो बताया है आयनिक बंध, एक बताया है सह संयोजक बंध, एक बताया है उपसह संयोजक बंध, एक बताया है हाइड्रोजन बंध, एक बताया है धात्विक बंध, एक बताया है वांडरवाल बंध। 6 प्रकार के हैं
और 6 में से पहले को हमने स्टार्ट कर दिया है। पहला बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। और इसमें आपको बताया गया है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा या आदान प्रदान होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण के कारण जो बंध बनता है, जो आकर्षण बल परमाणुओं के बीच लगता है, उस बंध को हम कहते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। फिर आपको बताया इससे संबंधित कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें, नोट हेडिंग लिखवा के मैंने आपको बहुत सारी बात बताई है अच्छी अच्छी, कि आयनिक यौगिक क्यों कहते हैं, हम इन यौगिकों को आयनिक यौगिक क्यों कहते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक क्यों कहते हैं। ठीक है। विद्युत संयोजकता क्या होती है ये भी तो बताया। और उसके बाद आपको बताया कि ये तत्व हैं, इन्हें आप याद रख लेना, ये मुख्य मुख्य तत्व हैं जिनकी हमेशा हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है। सबसे ज्यादा यौगिक बनाते हैं। उसके बाद आपको आयनिक यौगिकों के उदाहरण बताए। ये उदाहरण आपको समझ में आने चाहिए कि किस तरह इन यौगिकों में परमाणुओं के बीच आयनिक बंध बनता है। ठीक है बेटे। बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे। ठीक है। यदि आपको टॉपिक मजबूत करना है, केमिस्ट्री को ढंग से समझना है, तो कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना होगा। प्लेलिस्ट में घुसो यदि पढ़ना है तो। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको वीडियो का स्पीड यदि फास्ट करना है तो कर लो, नॉर्मल यदि आपको सही लगता है तो इसी स्पीड पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर रहे हो, उनके प्रिंट आउट भी निकाल रहे हो, तो एक बार लिख लेना अपने आप, यदि टाइम हो तो अपने आप लिखोगे अपनी राइटिंग में, तो उसका रिवीजन समझने के बाद लिखना चाहिए। ठीक है। समझ लो पहले फिर लिख लो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसीलिए तो कहता हूं मैं कि आप पहले सारी चीजों को समझते रहो और फिर लिखो। और यदि मेरे साथ साथ लिखते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना लिख सकते हो लिखो और समझो भी, पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों काम कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मल्टीटास्किंग तो जानते हो आप, मल्टीटास्किंग। आपके जो मोबाइल फोन है उसमें एक साथ आप 2 या 3 विंडो या सॉफ्टवेयर चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि प्रोसेसिंग स्लो है तो 2 या 3 विंडो आपने खोल ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फोन क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है कि वे हैंग हो जाएंगे, और वे मल्टीटास्किंग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर लो, जो आपको अच्छा लगे। सबकी एबिलिटी अपनी अलग अलग होती है। बस आप हैंड रिटन नोट्स की तरफ ध्यान दो, प्ले लिस्ट की तरफ ध्यान दो, और वीडियो की स्पीड की तरफ ध्यान दो। और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखो। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।